हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। ये मेहमान हैं रूस के कुर्स्क से आए हुए और वहाँ के विधायक अभय सिंह जी, आपका स्वागत है। और जब हम कुर्स्क में थे तो वहाँ हमने वहाँ के जो हालात हैं वो देखे थे, और अब अभय सिंह जी दिल्ली में हैं तो हमने ये जानना चाहा इनसे कि किस तरह के हालात वहाँ पर हैं, ख़ासतौर पे जब से यूक्रेनी सेना वहाँ पर घुसी है। तो इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आप ये बताइए कि किस तरह, जब मैं वहाँ था पिछले साल मार्च में था, अब ये मार्च है और इस गर्मी में ही, पिछले साल की गर्मी में ही वहाँ पे यूक्रेनी सेना आ गई, तो हालात किस तरह से बदले? पहले भी खतरे थे वहाँ पे, ड्रोन अटैक पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब किस तरह के हालात हैं? देखिए, जब आप उस समय आए थे, उस समय तो हमारे कुर्स्क में यूक्रेन की सेना, या फिर आप कहिए नेटो की सेना, तो अनऑफिशियली है ही वहाँ पे, उस समय नहीं थी। लेकिन आने के बाद जो हालात तो बदले हैं। हमारे कुछ बॉर्डर के जो शहर हैं वहाँ पे मुश्किलें आई हैं। जैसे आपका सूझा हुआ, वहाँ के लोग उनको घर छोड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग अचानक यूक्रेन की सेना बहुत सारे लोगों को पकड़ के अपने साथ ले गई है, करीब सिविलियंस को अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग लापता हैं। हमें जैसा अंदाज़ा है कि वो लोग उसको यूक्रेन लेके गए हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ से अब हमारे टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं, उस 2 शहरों के लोग। कितने लाख लोग प्रभावित हुए होंगे अगर बेलगोरोद की भी बात करें और ख़ासतौर पे कुर्स्क की बात करें तो? देखिए, इन दोनों शहरों की जो जितने रहने वाले वहाँ पे लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोग थे वहाँ पे। तो इसमें से काफ़ी लोग अभी टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं। हम लोग उनको बराबर मिलने जाते हैं, उनको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है किसी चीज़ की, हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। क्योंकि आप वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप वहाँ के चुने हुए विधायक हैं, तो किस तरह की चुनौती आपकी बढ़ी है ख़ासतौर पे यूक्रेनी सेना के आने के बाद? देखिए, हमारे कुर्स्क में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी शहर का ही है। और लेकिन एक रशियन होने के नाते जो दूसरे रीजन से भी जो लोग आए हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनसे मिलना, उनके प्रॉब्लम को सुनना और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पूरे लास्ट तक। जी। तो हम जब कुर्स्क में थे तो आपसे लंबी बातचीत हुई थी, और आपने बताया था किस तरीके से वहाँ वो जो इलाका है, जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकाला गया था तो आप जो हैं वो उधर से ना निकाल पाएँ तो रूस की तरफ से निकालें, उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने तैयारी की थी। अब आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है वो किस तरफ जा रहा है? युद्ध तो मेरे ख्याल से अंत की ओर जा रहा है, और अभी नहीं, पिछले 3 साल से हम जब भी इंडियन या फिर रशियन टीवी पे आते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है वही होना है जो अब होने जा रहा है। इसका जब सिंपल लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, काफ़ी दुनिया के सारे लोग समझ रहे हैं कि अंत वही होना है, लेकिन ज़ेलेंस्की इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, अभी भी अड़े हुए हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें ये नहीं। अरे, जब जापान पे 2 एटम बम गिरा था, 2 शहरें नष्ट हुई उनकी, तो जापान की आर्मी इतनी मजबूत आर्मी थी, वो घुटना टेक गया और बोल दिया कि नहीं, अब युद्ध बंद करिए, और एग्रीमेंट के लिए टेबल पे आ गया। ये यूक्रेन की करीब 25 शहरें नष्ट हो गई हैं, जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें घुटना ही टिल लास्ट शोल्डर। ये कौन सी बात है? जहाँ तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बात है तो वो यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उस तौर पे उनका अपना एक नुक्ते नज़र है। उनका ये कहना है कि जो ज़मीन छीन ली है रूस ने वो वापस करे, नेटो की मेंबरशिप ना मिले तो एक जो सिक्योरिटी जो एक प्रोटेक्शन है अमेरिका की तरफ से वो मिले। उस बात पर न जाकर हम पहले अगर ये बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन की ज़मीन पे कोई सेना पहुंची, तो ये भी अपने आप में एक कम बड़ी बात नहीं। और इसको लेकर जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर भी सवालात उठे कि आखिरकार किस तरह से फ़ौज लड़ रही थी, कि जितना भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 800 स्क्वायर किलोमीटर है
जो इलाका है वो यूक्रेन की सेना ने अपने ठीक है, कब्जे में लिया? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जी लेकिन शॉर्ट में एक जेलेंस्की के बारे में भी मैं थोड़ा अपना ओपिनियन बता देता हूँ। जी देखिए, ये इस स्थिति में अब तो आप देखे ही है ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग, उनका डिप्लोमेसी में फेलियर होना ये उनकी गलती है। ये उनको पहले भांप लेना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या होगा और कूटनीति से इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए था। युद्ध की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए थी, क्योंकि युद्ध के बाद सरें नष्ट हुई, लोग परेशान हुए, कितने लोग मारे गए। केवल केवल सिपाही ही नहीं मारे गए, बल्कि सिविलियंस भी मारे गए। सिविलियंस भी काफ़ी ज़्यादा जी। मारे गए। तो ये कूटनीति की उनकी कमी है। उनके देश को ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको पहले सोचना चाहिए था। जी दूसरी बात, जो आपका जो सवाल है कुर्स्क में हाँ, हमारे यहाँ मुश्किलें आई हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बैटल ऑफ कुर्स्क आप गूगल करके जी। देख लीजिए। नहीं मैं तो जाके देखा है वहाँ पे, जो हाँ, म्यूजियम बना है आपने दिखाया हमें वहाँ बिल्कुल, पर। हाँ। तो जब हिटलर पूरे आधा रशिया को ले चुका था, उसके बाद वहीं से कुर्स्क से ही उनकी टैंकें वापस आना शुरू हुई। ये तो बहुत ऐतिहासिक जगह है। जी। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी देख लीजिए, जब नेपोलियन लौटा था। और मेरे ख्याल से कुर्स्क अभी जो आप लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें देखिए जो एरिया वो लोग कब्जा करके बैठे थे, वो अब रूस जो है ऑफेंसिव चला रहा है वहाँ पे, बस और उसको जल्दी हाथ से निकलने की संभावना जताई जा रही है। चारों तरफ से घेर लिया गया है। और मेरे ख्याल से हमारी सेना वहीं नहीं बैठी रहेगी और आगे भी जाएगी। आगे जाने की आप बात कर रहे हैं, अभी भी ये जानकारी आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपना इंटेलिजेंस बंद किया, या जिस तरीके से जो पॉज कर दिया, जो सप्लाई जा रही थी यूक्रेन को, पोलैंड में जो उनका होल्डिंग एरिया था उसको भी डिसमेंटल करने की जानकारी ऐसी आ रही है। तो जो आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो रूस की सेना कहाँ आगे जाकर रुकेगी, देखिए, ऐसा या कोई रुकेगी भी या नहीं? ये जो जेलेंस्की का कहना है कि आप अमेरिका को भी पता चलेगा, यूरोप को भी पता चलेगा, यूरोप पे भी कब्जा करने जा रहे हैं रशियन लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यूक्रेन की भी ज़मीन नहीं चाहिए थी। अगर उनका पॉलिसी अच्छा रहता, अच्छे पड़ोसी होते, और नेटो ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते। वही मैं कहना चाह रहा था, उसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर उनकी पॉलिसी सही होती तो युद्ध की स्थिति नहीं आती। हम लोग एक दूसरे के साथ शाम को चाय पीने बैठते हैं यूक्रेन के साथ। तो ये जो पूरा सिचुएशन है उनके गलत पॉलिसी के चलते है, और जो युद्ध का माहौल है, युद्ध है, ये सब उनकी गलती है। जी, तो अब तो चलिए देखिए और एक बात मैं बता दूं, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। हमें ज़मीन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पूरे धरती पे जितनी खनिज होती है वो सब खनिज हमारे धरती पे मिलती है। हमें और वो पुतिन ने ऑफर भी किया, राष्ट्रपति पुतिन ने ऑफर भी किया अमेरिका को कि वो भी देंगे, और जो यूक्रेन के इलाके में जो कब्ज़ा हुआ है वहाँ पे भी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसके ऑफ़र की भी बात की। हालांकि जो अर्थ डील है वो यूक्रेन और अमेरिका के बीच हो रहा है, होने की संभावना जताई जा रही है। तो अब पूरे इस मुद्दे में आप क्या देखते हैं, जो अमेरिका का जो रोल है वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका ही नाटो का मेन फाइनेंसर होता है, और उसके ही कहने से ये सारा चीज़ अमेरिका के पिछली सरकार की थी, उनके चलते हुआ है। जहाँ भी युद्ध का सिचुएशन पैदा होता है, अब मैं एक देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे अफ्रीका में, पूरे एशिया में अलग अलग देश पे कब्जा करके वहाँ के लोगों का शोषण करना, वहाँ की जो वहाँ का जो हीरा जवाहरात को ले जाना, ये सब एक ऐसे देश का हाथ होता है जी। ये सब ऐसे देश का हाथ होता है, वो सारे जगह पे युद्ध का सिचुएशन बनाते हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अब आप जब भारत में हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ये युद्ध का काल नहीं है, और वो रूस भी गए, वो यूक्रेन भी गए, आपको लगता है कि ये जो समाधान की तरफ कदम जो है वो बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका के दबाव में ही हो, और रूस भी कुछ कदम पीछे खींचेगा, या आपको लगता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिन शर्तों के साथ है कि ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, नेटो मेंबरशिप तो खैर वो तो दूर की बात है, तो रूस अपनी तरफ से कुछ भी बार्गेन चिप देने को तैयार नहीं है यूक्रेन को? नहीं, देखिए, जब अच्छे यूक्रेन की तरफ से जब भी बात होती है तो अच्छे नेगोशिएटर नहीं आते हैं हमारे।
हमारे टेबल पे अच्छे नेगोशिएटर नहीं आते हैं। हम्म, और जब अच्छे लोगों को भेजेंगे आप बात करने में के लिए, तभी इसका कुछ समाधान निकल सकता है। जी। अब जैसे आप बेलारूस की मीटिंग की बात कर लीजिए, अगर आपको याद होगा 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब मीटिंग हुआ था, वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग, हमारे एमपीज़ वहाँ गए थे मीटिंग में। उनकी तरफ से लोग जीन्स और टोपी कैप पहन के लोग आए, जिनको कोई डिसीजन मेकर थे ही नहीं। तो ऐसे करने से नेगोशिएशन लगता है कि उनका तो अंदर से मन ही नहीं है करने का। लेकिन अब जिस तरह से यूरोप के जो देश हैं वो एकजुटता दिखा रहे हैं, लगता है आपको कि वो कोई एक यूक्रेन को ताकत दे पाएंगे, या फिर वो सिर्फ एक भुलावे की बात है? मेरे ख्याल से ये सब भुलावे की बात है। अगर यूक्रेन के अलावा कोई भी देश अगर इस युद्ध में शामिल होता है तो वो हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, वो युद्ध हो जाएगी। और यूक्रेन के लोग इनको हम अपने ही सिटीजन की तरह मानते हैं। जी। बचा बचा कर युद्ध की जा रही है, मैक्सिमम सिटीजन को बचाया जा रहा है। दूसरे देश के एंट्री होने पे ऐसा नहीं होगा। जी, तो बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। पिछली बार अभय सिंह जी से हमने कुर्स्क में वहाँ के विधानसभा के सामने बात की थी, और आज यहाँ हम भारत की संसद के सामने बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात ये कि युद्ध जो है वो उसकी विभीषिका सबसे ज़्यादा आम लोगों को झेलनी पड़ती है, चाहे यूक्रेन के लोग हों या फिर कुर्स्क के इलाके के लोग हों। और ये क्योंकि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका दर्द जो है वो लोगों के दर्द के साथ है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस युद्ध की जल्दी समाप्ति होगी और शांति लौटेगी। आपको बहुत शुभकामनाएं रूस के लिए और कुर्स्क के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।